सो क्लास 12 स्टूडेंट, अब आपका जो चैप्टर चल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 है। और अब आप प्लीज़ थोड़ा स्पीड से पढ़िए। आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 1 कर लिया है, टेस्ट भी दे दिया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट दिया है। अब आप सेकंड चैप्टर पे प्लीज़ काम करना शुरू कर दो। अब सेकंड चैप्टर में जो मैंने आपको पहली टर्म सिखाई थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के बताया था KQ/R। दूसरी टर्म मैंने सिखाई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला सिखाया था KQ1/Q2/R। ठीक है, तो आपने ये दो टर्म सीखी थी और इसके ऊपर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी लास्ट वीडियो में करके दिखाया था। अब आज मुझे आपको क्या सिखाना है, अच्छा हाँ, उसके बाद मैंने आपको एक और वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने आपको डाइपोल की एक्सियल लाइन पर कितना पोटेंशियल आता है, इक्वेटोरियल लाइन पर कितना पोटेंशियल आता है, और अराउंड द डाइपोल एट एनी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आता है। इतना आपने मुझसे सीख लिया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म मुझे आपको सिखानी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले पोटेंशियल था, अब पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल वैसे ही है। अब मैंने क्या करा कि एक ऐसे ही XY प्लेन ले लिया, ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन पे कोई भी एक सोर्स चार्ज रख दिया। अब सोर्स चार्ज के अराउंड उसकी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब मैंने कोई एक इनिशियल पॉइंट A ले लिया और उसका डिस्टेंस सोर्स चार्ज से R मान लिया, और फाइनल पॉइंट मैंने B ले लिया और उसका डिस्टेंस मैंने सोर्स चार्ज से इसको मैंने RA कर दिया, इसको मैंने RB कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है 1 कूलम पॉजिटिव। ये मैंने आपको कहा है सोर्स कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो आपको ये आपके टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो आपको रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये आपके टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो आपको अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है कि एक टेस्ट चार्ज को A से लेकर B तक लेके जाना है। तो जितना मैंने वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। पोटेंशियल में मैंने क्या करा था, एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट पे लाना था, और पोटेंशियल डिफरेंस में मुझे एक कूलम चार्ज को बस इनफाइनाइट से नहीं लाना, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक लेके जाना है। तो जितना मुझे वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और जब भी डिफरेंस लिखेंगे तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट है, ये पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट है, तो डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपके पास 1 कूलम नहीं है, आप 3 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो और आप 42 जूल वर्क कर रहे हो, तो एक कूलम को ले जाने में कितना किया, 42/3, 42/3। तो बात तो एक ही है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। So in words you will define it as it is the amount of work done to move a unit positive discharge from initial point to the final point in the electric field of source charge. अब इसका यूनिट बिल्कुल वही बनेगा, जूल पर कूलम, जो पोटेंशियल का बनता है, और जूल पर कूलम को हमने वोल्ट बोला था, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट ही है, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डायमेंशन भी वही आ जाएगा, वर्क इज m1L2T-2 एंड कूलम इज 80। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब कई किताबों में क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को VB माइनस VA लिखते हैं, कई लोग VBA लिख देते हैं, तो समझ जाते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और कई लोग V लिख देते हैं।
अब हम लोग भी बार बार वी बी माइनस वी ए नहीं लिखते हैं, हम भी पोटेंशियल डिफरेंस को वी लिख देते हैं, पर उसमें वर्ड लिखा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम समझ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है या ये पोटेंशियल है। ओके, अब दूसरी बात आपको ये बतानी है कि ये जो वर्क होगा ये कंजर्वेटिव है, यानी ये पाथ की लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? अब आपको साफ दिख रहा है कि अगर हम ए से लेकर बी तक जा रहे हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था वी बी माइनस वी ए। वर्क डन हमने करा ए से बी जाने का, ठीक है, और अभी हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम ए से बी गए तो हमने इतना वर्क करा। अब हम मान लो हम बी से ए वापस आ रहे हैं, तो अब हमारा फाइनल पोटेंशियल V हो गया और इनिशियल V भी हो गया। वर्क डन अब हमारा B से लेकर A तक हो रहा है पर यूनिट चार्ज। अब मैंने कहा ऐड करके टोटल वर्क निकालो, तो आपने वर्क A से लेकर B का निकाला प्लस वर्क आपने B से लेकर A का ऐड करा टोटल वर्क के लिए। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB, तो सब कैंसिल हो गया, यानी आपका वर्क डन 0 आ गया। ठीक है, तो आपने कहा कि क्लोज पाथ का वर्क डन क्या आ रहा है? 0, और क्लोज पाथ का वर्क डन 0 आने का मतलब है कि आपकी फील्ड कैसी है? कंजर्वेटिव फील्ड है, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी कंजर्वेटिव है। आपने 11th में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस उनको कहते हैं जिनका वर्क डन पाथ की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ओके, तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। अब आप वी बी की जगह क्या लिख सकते थे? आप वी बी की जगह लिख सकते हो के क्यू बाय आर बी, पोटेंशियल एट बी। वी ए की जगह लिख सकते थे के क्यू बाय आर ए, ये आपका वी ए बी बाई क्यू नॉट है, और यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। बस कुछ नहीं है, वही डेफिनेशन है, बस मैंने वैल्यूज डाल के बता दिया कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, वेरी नाइस। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, पर ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में आप क्या रिलेशन निकाल सकते हो, आप दोनों को कैसे कनेक्ट करोगे। तो देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था फॉर एग्जांपल हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, तो जब हमने पॉइंट चार्ज को पढ़ा था तो आपने कहा था कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर बनता है। फिर जब हमने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिया था तो उसका आंसर के क्यू बाय आर बना था। ठीक है, अब मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो मैंने क्या करा कि ये देख लिया कि पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आर, यानी मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ऑब्वियस है चेंज ऑफ पोटेंशियल ये क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव किया, तो मुझे यहाँ भी डेरिवेटिव करना है के क्यू बाय आर का, तो dv बाय डी आर। अब डेरिवेटिव कर रहे हो तो के क्यू बाहर आ गया, आपको डेरिवेटिव करना है सिर्फ 1 बाय आर का। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो ये r टू द पावर -1 और इसका डेरिवेटिव -1 r -2 होता है, आता है आपको करना। तो dv बाय डी आर आपको कितना मिल गया? माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर मिल गया, या आप कह सकते हो के क्यू बाय आर स्क्वायर कितना मिल गया? माइनस डीवी बाय डी आर मिल गया। और आप देख रहे हो कि के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये बन गया माइनस डीवी बाय डी आर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मुझे बार बार कई डेरिवेशंस में इसको समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? नेगेटिव आता है। किसका नेगेटिव? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था
डिवाइडेड बाय उनका जो लेंथ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ बनता है, और इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। आपने सुना था पर यूनिट लेंथ को ग्रेडियंट कहा जाता है, तो दिस टर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, और नेगेटिव भी आता है। यानी हम वर्ड्स में बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब आपको अगर लग रहा होगा कि भाई ये नेगेटिव का क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं है। जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, मान लो ये ए है और ये बी है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल है। तो आप कहोगे यहाँ पर पोटेंशियल हाई है और यहाँ पर पोटेंशियल लो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। आपको बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन जब हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हम फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, तो दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। बट अगर सिर्फ आपको इसकी वैल्यू चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, dV बाई dr, मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है। आप dr की जगह dl भी लिख सकते हो, जो भी आपका डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक और बहुत जरूरी बात इसमें समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाती ही वहां पर है जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगी नहीं, क्योंकि टेस्ट चार्ज यहां से भी रिपेल कर देगा, यहां से भी रिपेल कर देगा। आपको मालूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिर्फ वहां मिलती है जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे ये 5 वोल्ट था, फिर ये 4 वोल्ट था, फिर ये 3 वोल्ट था, फिर ये 2 वोल्ट था, फिर ये 1 वोल्ट था, तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो आप कहोगे इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तब आप कहोगे हाँ, इन दोनों पॉइंट्स में अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बाद मुझे आपको एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना है, जिसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल, अब आपको नाम देखकर ही समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। तो ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है, सेम होता है, उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चार्ज दिया और मैंने कहा 3 सेंटीमीटर पर इसका पोटेंशियल निकालो, तो आपने KQ/R से निकाल लिया। अब यहां से 3 सेंटीमीटर पर निकालो, KQ/R आ गया। सेम यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से 3 सेंटीमीटर लो, यहां से 3 सेंटीमीटर लो, तो आपको दिख रहा है कि हर 3 सेंटीमीटर पर मुझे पोटेंशियल सेम मिलेगा, सामने भी मिलेगा, पीछे भी मिलेगा, और मैंने इन पॉइंट्स का लोकस लेना है, यानी इनको मिला देना है। तो ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। तो आप बोलोगे कि पॉइंट चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक स्फीयर बनती है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपसे बोला पोटेंशियल 3 सेंटीमीटर पर लो, अब मैंने कहा यहां लो 4 सेंटीमीटर पर, तो यहां थोड़ा कम आएगा, फिर यहां से 4 सेंटीमीटर पर, फिर यहाँ 4 सेंटीमीटर पर, फिर 4 सेंटीमीटर पर, तो आपने हर 4-4 सेंटीमीटर पर देखा पोटेंशियल सेम ही आएगा। अब आपने दूसरा मिला लिया, तो ये इसकी सेकेंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस है।
और बना लो 5 सेंटीमीटर पर, अंदर बना लो 2 सेंटीमीटर पर, तो ये इसकी ये है। तो ये सारी इस पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जो स्फीयर्स बन रही हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दी, तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिल रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से नॉर्मल की तरफ जाती है, ऐसे जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इधर नहीं जाएगी, सरफेस के पैरेलल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इस तरफ कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। जितना पोटेंशियल यहां था उतना यहां है, जितना यहां था उतना यहां है। तो अलोंग द सरफेस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा था कि जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। यहां मुझे मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये 5 वोल्ट का था, ये 3 वोल्ट का था, ये 2 वोल्ट का था, ये 1 वोल्ट का था। तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कहाँ मिल रहा है? नॉर्मल मिल रहा है, अलोंग द सरफेस नहीं मिल रहा। तो मुझे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल पर मिलेगी, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर एंगल पर हो गई तो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। फिर एक कंपोनेंट अलोंग जाएगा और एक परपेंडिकुलर जाएगा, और अलोंग जा नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर जाती है। तो शायद आपको समझ में आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर जाती है। और दूसरी बात यह है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी आपको क्रॉस करते हुए नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखेंगे फर्स्ट सरफेस, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल चली जाएगी, और दूसरी सरफेस हमने ये बनाई है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल चली जाएगी। और एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती, इसीलिए the two equipotential surfaces never intersect। तो ये इनकी दो प्रॉपर्टीज हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड नो two equipotential surfaces ever intersect each other। ठीक है, अब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल बनाओ, तो आपने कहा एक स्फीयर है। अब मैंने आपसे कहा एक लाइन ऑफ चार्ज की इक्विपोटेंशियल बनाओ। तो जैसे हमने गॉस थ्योरम में किया था, एक पॉइंट पी लिया था, मान लो x डिस्टेंस पे, तो यहां कुछ पोटेंशियल आएगा, सेम x डिस्टेंस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आएगा। ऑब्वियस है, नीचे भी आएगा, सामने भी आएगा, x डिस्टेंस पर पीछे भी आएगा। तो इसकी इक्विपोटेंशियल क्या बनने वाली है? एक सिलेंडर बनने वाली है, लाइक दिस। आप थोड़ा और दूर चले जाओगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, फिर अगली पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस अगला सिलेंडर बन जाएगा, लाइक दिस। तो इस इतना नहीं बनाना आपको बस ये बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ लाइन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज अ सिलेंडर। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे कहा कि मेरी फील्ड यूनिफॉर्म है और वो x एक्सिस पे जा रही है, तो आप मुझे इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना के दिखाओ। तो अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है x में, तो ऑब्वियस है मेरी सरफेस क्या बनेगी? एक YZ प्लेन बनेगा, क्योंकि YZ प्लेन में x हमेशा नॉर्मल होता है। अगर ये y एक्सिस होता तो ये xz प्लेन बन जाता, अगर ये z एक्सिस होता तो ये xy प्लेन बन जाता। तो आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x एक्सिस पे जा रही है तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक YZ प्लेन है। लेकिन मैंने एक प्लेन नहीं दिखाया, मैंने 2-3 प्लेन्स दिखा दिए, और मैंने इनके बीच का गैप इक्वल रखा। क्यों रखा? क्योंकि मेरी फील्ड यूनिफॉर्म थी। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट थी। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय जितना गैप होगा,
इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बाय गैप जितना यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आना चाहिए। तो मुझे इक्वली स्पेस्ड दिखाना पड़ेगा यूनिफॉर्म के लिए। लेकिन अगर मेरी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता है कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो मान लो मेरी फील्ड अभी भी एक्स एक्सिस में है, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जहां फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है और यहाँ वीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो अभी भी क्या बनेंगे, वाई जेड प्लेन्स ही बनेंगे, पर इनके बीच का जो गैप है वो मुझे धीरे धीरे कम करके दिखाना है। आई हैव टू ब्रिंग देम क्लोजर एंड क्लोजर। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मुझे गैप कम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बढ़ती हुई दिखानी है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर गैप कम करना पड़ेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो जब भी आप नॉन यूनिफॉर्म की इक्विपोटेंशियल्स बना के दिखाओगे तो आपको उनके बीच का गैप कम करते हुए दिखाना है। ठीक है, बस दैट्स ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इक्विपोटेंशियल बनाओ, तो आपने कहा ऐसे जा रही है इक्विपोटेंशियल्स, ये मैंने दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे आ रही हैं, बस मैंने एरो अंदर की तरफ दिखा दिया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स जा रही है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ज्यादा नहीं पढ़ाना है क्योंकि अगर मैंने बहुत सारी टर्म्स एक साथ सिखा दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई करती हूँ कि आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेन करो। अब एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है जिसमें उसने कहा है कि ओरिजिन पे, एडिशनल एग्जाम्पल है ये आपका, थोड़ा मुश्किल होते हैं एडिशनल, तो उसका ये एग्जाम्पल है कि ओरिजिन पर एक 8 मिली कूलम का चार्ज रखा हुआ है और मेरे पास एक पॉइंट P है 003 सेंटीमीटर पर, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 003 सेंटीमीटर। तो मुझे दिख रहा है कि वो z एक्सिस पर आ रहा है, तो मैंने इसको z एक्सिस मान लिया और यहाँ पे 1, 2, 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट P ले लिया। दूसरा पॉइंट उसने Q दिया है 0.4 सेंटीमीटर 0, इसका मतलब वो पॉइंट y एक्सिस पर आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4 मैंने इसको y एक्सिस मान के 4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट Q दिखा दिया, 1, 2, 3, 4। अब वो कहता है वाया R आ रहा है और R के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हैं 069, यानी y में वो 6 है और z में वो 9 है। तो y में 6 मतलब 5, 6 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और z में 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ कहीं पर वो पॉइंट आएगा R। तो ओरिजिन है, 3 पॉइंट्स हैं P, Q, R, इसके कोऑर्डिनेट्स है 069, इसके कोऑर्डिनेट्स था 040 और इसका कोऑर्डिनेट था 003। अब वो कहता है कि चार्ज है -2 × 10⁻⁻9 कूलम का, उसको आपने उठाकर P से Q लेके जाना है, लेकिन वाया R होते हुए जाना है। जाना P से Q है लेकिन R से होते हुए जाना है। तो उसने पूछा कि बताओ तुमने कितना वर्क डन किया, तो मैंने सॉल्व किया। अभी मैंने कहा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और मैंने अभी बताया कि ये वर्क डन पाथ की लेंथ पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो आप वाया R आओ या वाया कहीं और आओ कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका वर्क डन सिर्फ फाइनल पॉइंट की पोजीशन और इनिशियल पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, तो इसका कोई काम ही नहीं है। अब वर्क डन मुझे निकालना है, कितना चार्ज लेके जाना है। डेफिनेशन में तो हम 1 कूलम लेके गए थे, लेकिन अब वो बोल रहा है -2 × 10⁻⁹ का चार्ज लेके जाना है, तो वो मैंने डाल दिया। अब पोटेंशियल किसका निकालना है, इसका, क्योंकि सोर्स ये है, तो Q पर पोटेंशियल कितना आएगा, K, पोटेंशियल का फॉर्मूला है K, Q मेरा है 8 मिली कूलम और R था मेरा 4 सेंटीमीटर्स।
अब P पर कितना पोटेंशियल आएगा, वही K, सोर्स मेरा वही है 8 और डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो बस मैंने वैल्यूज डाल दी। बस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस पाथ की लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, इजी है। अब इसमें से मुझे K कॉमन दिख रहा है, 8 इंटू 10 टू द पावर -3 भी कॉमन दिख रहा है, सेंटीमीटर्स का मीटर्स भी मुझे कॉमन दिख रहा है, 1/4 माइनस 1/3 दिख रहा है। इसको आप इधर ले जाओ तो वर्क डन मुझे मिल रहा है 8 9 72 इंटू 10 टू द पावर, इसको ऊपर ले जाओ 9 + 2 11, 11 में से 3 निकाल दो तो 10 टू द पावर 8 बच जाएगा। एलसीएम हो गया 12, दिस इज 3 - 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ये आ गया 72 इंटू -1/12 इंटू -2 और पावर मुझे मिल गई 10 टू द पावर -1। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 6 12 हो गया, 6 से मैंने काटा 12 तो मेरा वर्क डन आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी आंसर हो गया 1.2 जूल। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, शायद एडिशनल में ही है। उसमें वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक क्यूब है और उसका साइड बी है और आपने इसके हर वर्टेक्स पर एक एक चार्ज रख दिया, 8 वर्टेक्स पर एक चार्ज क्यू रख दिया। अब वो कह रहा है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल के बताओ और पोटेंशियल भी निकाल के बताओ। तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने टेस्ट चार्ज रखा, इस पॉजिटिव ने इधर रिपेल किया तो इसके ऑपोजिट पॉजिटिव ने इधर रिपेल किया, मतलब इस कॉर्नर के पॉजिटिव ने इधर रिपेल किया, उस कॉर्नर के पॉजिटिव ने इधर रिपेल किया, कैंसिल हो गया। ऐसे इस पॉजिटिव ने इधर रिपेल किया, ऑपोजिट कॉर्नर ने इधर रिपेल किया, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो 0 मिलेगी, क्योंकि सारे चार्जेस इक्वल हैं और हर ऑपोजिट कॉर्नर का जो चार्ज होगा वो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी 0। अब आ गया पोटेंशियल। पोटेंशियल तो स्केलर होता है, तो मुझे एक पोटेंशियल नहीं मिलेगा, 8 पोटेंशियल मिलेंगे, तो पोटेंशियल हो गया 8kq/r। ठीक है, तो बस 8 ले लिया, k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ले लिया, चार्ज जो भी है q, और r मुझे लेना पड़ेगा। r आपको दिख रहा है कि ये जो डायगोनल का लेंथ होगा ना, ये डायगोनल का लेंथ है और ये मिड पॉइंट है, तो r ये डिस्टेंस होगा। और आप 11th में पढ़कर आए थे कि क्यूब का डायगोनल बनेगा √b² + b² + b², तो क्यूब का डायगोनल बनता है √3b², यानी आपका डायगोनल बनता है b√3। तो बस आपको यहाँ पर b√3/2 करना था, तो आपको ये आंसर लिखना था कि द पोटेंशियल इज 8kq, क्योंकि सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ टर्म्स में लिखना था, और डायगोनल का लेंथ कितना बन रहा है b√3/2, तो आपको पोटेंशियल मिल गया 16kq/b√3। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप प्रैक्टिस करिए, प्लीज अपने डाउट्स मुझे सेंड करिए। जल्दी जल्दी पढ़ाने से या जल्दी जल्दी वीडियोस भेजने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब आप इनको रेगुलर पढ़ोगे और रेगुलर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करोगे। और मैं आपको हर मैसेज में ये लिख कर भेज रही हूँ ऑलमोस्ट, कि कम से कम आप डेली 2 आवर्स स्पेंड करिए अपनी फिजिक्स को समझने के लिए। थैंक यू।